हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने फिल्टर और शॉर्ट के बारे में सीखा था और होम टैब का हमारा एक आखिरी सेक्शन रह गया था जो कि था फाइंड एंड सेलेक्ट। आइए इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और होम टैब में हमने कर लिया है सेलेक्ट और इसके बाद हमारा सबसे आखिरी ऑप्शन जो बचता है फाइंड एंड सेलेक्ट, हम इसको क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन हमारा है फाइंड का। हमने फाइंड पे क्लिक किया। आप देखेंगे फाइंड पे क्लिक करते ही हमारे पास एक पॉपअप विंडो आ गया जिसमें हमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक फाइंड और एक रिप्लेस का। दोनों ही ऑप्शन हमें सेम विंडो में अवेलेबल है, बट इनको हम इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड का यूज करेंगे। ठीक है, तो फाइंड जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, ये कुछ ना कुछ ढूंढता है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे इस मेन्यू में, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आप देखेंगे सबसे पहला इसका क्वेश्चन है फाइंड व्हाट, हमें ढूंढना क्या है। जैसे कि मान लीजिए मेरी इस एक्सेल शीट में मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है, गिल कहाँ पे लिखा हुआ है, GILL। मुझे ये जानना है, मैं जानना चाहता हूँ किस शीट में किस सेल पे लिखा हुआ है। तो मैंने गिल टाइप किया और मैं यहाँ से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे इसने फर्स्ट टाइम गिल को सेलेक्ट कर लिया। मैं फाइंड नेक्स्ट कर रहा हूँ तो इसने नेक्स्ट टाइम से सेलेक्ट कर लिया। मैं क्लिक करूंगा देन इसने फिर से सेलेक्ट कर लिया। और ये की जब भी मैं इस पे क्लिक करता रहूंगा ये इनके बीच में सिलेक्शन को चेंज करता रहेगा और फाइंड करता रहेगा। साथ ही अगर मैं फाइंड ऑल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारा विंडो है वो मेन्यू थोड़ा एक्सपैंड हो गया और उसमें कुछ और ऑप्शन आ गए। अब आप देखेंगे कि इस फाइंड टैब के जो मेन्यू है उसमें हमें एक टेबल छोटा सा बना के दे दिया है जिसमें कुछ हेडर्स हैं। पहले इन हेडर्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला हेडर है बुक। बुक हमें ये बताता है कि जो भी कैरेक्टर आपने या जो भी वर्ड आपने इसके फाइंड करने के लिए दिया था वो इसे किस वर्क बुक में फाइंड हुआ है। तो आप देखेंगे इस वर्क बुक का नाम दिखा रहा है होम टैब और यही हमारी करंट वर्क बुक है। उसके अंदर बाद इसमें ये बताता है कि शीट का नाम, ये जो कैरेक्टर हमने इसे ढूंढा है या वर्ड हमने जो ढूंढा है वो किस सीट में अवेलेबल है। अगर वो किसी नेम रेंज से बिलोंग करता है तो वो नेम रेंज यहाँ शो करेगी। अगर जो भी उसका सेल का एड्रेस है वो सेल का एड्रेस हमें यहाँ मिलेगा। जैसे आप देखेंगे D13 पे अभी सिलेक्शन है, D14 अभी हमारा सिलेक्शन है। ठीक है, तो जो भी सेल का एड्रेस है वो यहाँ शो करेगा। साथ ही जो वैल्यू है उस सेल में, ठीक है, वो यहाँ शो करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फाइंड का जो मेन यूज ये है कि हम जो भी वर्ड टाइप करेंगे, ठीक है, उस वर्ड के अकॉर्डिंग वो उस एक्सेल सीट में सर्च करेगा। वो वर्ड कहाँ पे लिखा है, कितने बार लिखा है, उसको पूरा ढूंढ कर एक लिस्ट आपको बना के दे देगा ताकि आपके लिए आपका पर्टिकुलर जो वर्ड आप ढूंढ रहे हैं उसको फाइंड करना ईजी हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ से फाइंड ऑल पे क्लिक करता हूँ, सारा फाइंड मुझे मिल गया है। ठीक है, साथ ही आप देखेंगे फाइंड ऑल के साथ साथ, फाइंड नेक्स्ट के साथ साथ हमारे पे एक ऑप्शंस का मेन्यू है। जैसे मैं इस ऑप्शंस मेन्यू पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे हमारा जो विंडो था, जो टैब था फाइंड का, उसमें और मेन्यू ऐड हो गए हैं। ठीक है, मैं इसे एक बार हाइड करता हूँ तो आप देखेंगे पहले हमारे पास सिर्फ फाइंड वर्ड का ऑप्शन था, फाइंड ऑल, फाइंड नेक्स्ट था। पर जैसे ही हम मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास फाइंड वर्ड के साथ साथ फॉर्मेट का, हमें किस सीट में या वर्कबुक में फाइंड करना है वो, सर्च बाय रोज, लुक इन फॉर्मूलाज, मैच केस, मैच इंटायर सेल कंटेंट जैसे कुछ ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। आइए इनका यूज एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन इसमें आता है विद इन, मतलब आपको ये ढूंढना कहाँ है। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हम इस वर्कबुक में इसे सर्च कर रहे थे, इस सीट में हम सर्च कर रहे थे फाइंड एंड सेलेक्ट वाली। ठीक है, अगर मैं इसे पूरी वर्कबुक में ढूंढना चाहता हूँ कि इस शीट में नहीं, कहीं पर भी अगर गिल लिखा है तो मुझे शो हो जाए, तो आप गौर कीजिएगा अभी हमारे पास सिर्फ 5 रिजल्ट हैं जहाँ पर शीट जो है हमारी फाइंड एंड सेलेक्ट है। मैं जैसे ही यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे आ गए और हर एक सीट जहाँ पर भी गिल मेंशन था, टाइप था, वो सारी शीट्स, यानी आप देखेंगे यहाँ टैब शीट में कितने बार गिल लिखा है, इंसर्ट एंड डिलीट फॉर्मेट वाली सीट पे गिल कितने बार लिखा है और फाइंड एंड सेलेक्ट सीट पे कितने बार लिखा है, वो सारे ही ऑप्शन हमें मिल गए।
जो कि अभी तक हमें नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जब हम उसे सर्च कर रहे थे तो केवल शीट में सर्च कर रहे थे। ठीक है, अब क्योंकि जब इसने सिलेक्शन में हमने ऑल सेलेक्ट किया है तो वो हमें ऑटोमेटिक उस पहली शीट पे ले जाएगा जहां पे उसे ये रिजल्ट मिला है। तो वो जो पहला रिजल्ट उसे मिला वो मिला टैबलेट और टेबल्स वाली शीट में। तो अभी हम टेबल वाली शीट में वापस से जंप कर गए। हम फिर से फाइंड एंड सेलेक्ट वाली शीट में जाते हैं। मैं इसे फिर से शीट कर देता हूं, तो आप देखेंगे अभी जो इतने भी ऑप्शन हमें दिख रहे थे वो गायब हो जाएंगे। मैं फाइंड ऑल करता हूं, आप देखेंगे अब जो फाइंड की जो टेबल थी उसमें से सिर्फ करंट सीट ही हाईलाइट हो रही है। ठीक है, तो यानी हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें जो डेटा सर्च करना है, या तो हम उसे करंट शीट में, जो एक्टिव शीट है जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें सर्च कर सकते हैं, या हम ये जानना चाहते हैं कि जो हम वर्ड सर्च कर रहे हैं वो किस सीट में है और हमें पता ही नहीं है, तब हम सर्च विद इन वर्कबुक का ऑप्शन सिलेक्ट करके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इसका सर्च ऑर्डर होता है हमारे डेटा का, वो होता है बाय रोज। यानी क्या करेगा एक्सेल, जब भी आप फाइंड ऑल करते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, तो क्या करता है कि हर एक रो को स्कैन करता है। यानी वो पहले रो नंबर 1 में सारा डेटा देखेगा, फिर रो नंबर 2 में देखेगा, रो नंबर 3 में देखेगा और रो नंबर 4 में देखेगा। इसको बाय डिफॉल्ट रो पे सेट रहता है, क्योंकि आप देखेंगे रो की जो लेंथ होती है उसमें कम सेल होते हैं बजाय कॉलम्स में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं कि हम रो की बजाय कॉलम्स में ये प्रायोरिटी से सर्च करें। तो जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे तो ये क्या करेगा, पहले कॉलम नंबर ए में पूरा सर्च करेगा, देन कॉलम नंबर बी सी डी सो एंड सो आगे रिपीट करेगा। अच्छा, ऐसा करने का रीज़न क्या है, आपके मन में आ रहा होगा। ऐसा करने का रीज़न ये होता है, कई बार जो हमारा डेटा होता है एक्सेल में वो लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसा डेटा हो जाता है, और जब हमारे पास ज़्यादा रोज़ नहीं है और हमें पता है कि हमें लिमिटेड कॉलम्स में ही सर्च करना है, तो हम कॉलम्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ताकि वो जब वो इंडेक्सिंग करे डेटा की तो उसको जल्दी से वो रिजल्ट फाइंड हो जाए, बजाय वो हर एक रो में जाके स्कैन करें। ठीक है, अगर अभी आप देखेंगे हमारे पास डेटा बहुत छोटा है, तो चाहे मैं इसे रो या कॉलम्स कुछ भी सिलेक्ट कर दूं, ये उतनी ही स्पीड से मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको कितना इफेक्ट नहीं दिखेगा। दूसरा ऑप्शन आता है फॉर्मूला। जब भी हम कभी सर्च करते हैं तो ये फॉर्मूलाज के अंदर भी जाकर उनको सर्च करता है। अभी ये ऑप्शन हमने सीखा ही नहीं, क्योंकि अभी तक हमने एक भी फॉर्मूला नहीं सीखे, तो आपको ये इफेक्ट कम समझ में आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारा आंसर होता है वो उस फॉर्मूले में तो नहीं लिखा है, बट जो उससे वैल्यू निकल के आ रही है उसमें ज़रूर से लिखा है। तो मैं काम करता हूँ, इस ऑप्शन को बताने के लिए थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, शायद यहाँ पे देखने को मिल जाए। मैंने इस सेल में वर्ड टाइप कर दिया है, चेक करते हैं क्या ये काम करेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ WORLD वर्ड, और मैं यहाँ पर फॉर्मूला रहने देता हूँ और फाइंड ऑल करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसने सिर्फ P10 सेल को सिलेक्ट किया है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ P10 को सिलेक्ट किया, ना कि ये वर्ड और इस वर्ड को, क्योंकि अभी ये सर्च कर रहा है फॉर्मूलाज में। जो फॉर्मूला का रिजल्ट है ये उसमें सर्च नहीं कर रहा है। अब मैं इसे चेंज करता हूँ, आप देखेंगे अब मैं वैल्यूज में सेलेक्ट करता हूँ, यानी अभी चेक करेगा अगर कोई फॉर्मूला भी हमने अप्लाई किया है तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है ये उसको चेक करेगा। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमें मिला है, पर जैसे मैं फाइंड ऑल करता हूँ तो आप देखेंगे अब हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, और जो हमें फर्स्ट सर्च हुआ था वो तो मिला ही, साथ में हमें 3 ऑप्शन और मिले, और आप देखेंगे इन सब में फॉर्मूला भी जो लिखा हुआ है वो भी हमें यहाँ पर राइट होके मिल गया है। सो फॉर्मूला और वैल्यूज का ये यूज होता है कि कभी आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा पर आपको पता है कि हमने फॉर्मूला लगाकर उस रिजल्ट को पिक किया है, देन आप वैल्यूज में सर्च करें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। इसके अलावा एक कमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, कमेंट का ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारी शीट में कोई कमेंट नहीं है, मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है मैं इसमें कमेंट करना चाहता हूँ, ताकि मेरे बाद जो ये डेटा को रिव्यू करेगा मैं उसके लिए कमेंट छोड़ना चाहता हूँ। जब भी वो रिव्यू करे मेरे उस कमेंट को फॉलो करके डेटा को करेक्ट करे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के आप देखेंगे यहाँ पे एक इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, कमेंट आप एक सेल पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट कमेंट पे ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जो भी यूज़र होता है, ठीक है, जो भी इसका शीट का एक्सेल का यूज़र होता है, उसके नाम से एक कमेंट बॉक्स बन जाएगा।
ठीक है, ये ठीक उसी तरह है जिस तरह हम फाइल के अंदर स्टिकी लगाकर अपने नोट्स लिख देते हैं ताकि यूज़र को वो दिखे, सेकंड यूज़र को, और वो उसके अकॉर्डिंग उस पर काम कर सके। सो मैंने इसे लिख दिया दिस इज कमेंट, ठीक है, और मैंने सेव कर दिया। अब देखेंगे अब ये कमेंट हमें यहाँ विजिबल नहीं है बट एक रेड कलर का एरो है। जब भी मैं अपना कर्सर इस सेल पे ले जाऊंगा, ठीक है, या सेल को सिलेक्ट करके इस पे कर्सर ले जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी कमेंट है वो मुझे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये जो कमेंट है इसे सर्च करना है तो मैं अगर कंट्रोल F करता हूँ, इसमें कुछ ऐसा लिख देते हैं जो हमें ढूंढने में ईजी हो। काम करते हैं, एडिट करते हैं कमेंट और यहाँ पे लिख देते हैं दिल्ली। ठीक, अब मैं कंट्रोल F करता हूँ। अब अगर आप देखेंगे मैं यहाँ दिल्ली टाइप करके नॉर्मल फॉर्मूला रहने देता हूँ, फाइंड ऑल करता हूँ तो आप देखेंगे हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है। बट जैसे ही मैं यहाँ पर फॉर्मूला की जगह कमेंट्स पे क्लिक करके फाइंड ऑल करता हूँ, आप देखेंगे इसने हमें बता दिया सेल नंबर G9 में वो वैल्यू है, वो कमेंट है जो हम ढूंढ रहे हैं और उसमें उस सेल में जो वैल्यू 1.99 है। ठीक है, तो इस तरह से हम कमेंट्स को भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जब हम कंट्रोल F करते हैं दोबारा तो हमारे पास फाइंड के ऑप्शंस में मैच केस और मैच एंटायर सेल कंटेंट का भी ऑप्शन है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं क्या है। मान लीजिए मुझे 99 सर्च करना है, इस पूरी शीट में 99 कहाँ पे लिखा है। अब मैं क्या करूँगा, इसे वापस से फॉर्मूलाज कर दूंगा और आप देख रहे होंगे कई जगह पे 1.99 तो लिखा है बट 99 हमें क्लियरली विजिबल नहीं है। तो मैं 99 सेलेक्ट करके फाइंड ऑल करता हूँ। अब जैसे देखेंगे जैसे मैंने फाइंड ऑल किया तो आप वैल्यूज़ में अगर गौर करेंगे तो वैल्यूज़ में कहीं भी मुझे 99 वैल्यू नहीं है, जबकि 1.99, 2.9, 4.99, 8.99 है। तो ये हमारा डिज़ायर रिजल्ट नहीं था, हमें एग्जैक्ट 99 वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, कभी कभी ऐसा सिनेरियो हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 7। अब जैसे ही मैं 7 टाइप करके फाइंड ऑल करूँगा तो आप देखेंगे जितनी जगहों पे 7 लिखा है, चाहे वो डेट में 7 हो, चाहे वो 75 हो, 27 हो, 74 हो, कुछ भी हमें 7 मिल गया। तो कई बार जो हमें रिजल्ट चाहिए होता है वो एग्जैक्ट चाहिए होता है जो हमने टाइप किया है, ना कि वो कंटेंट करता हो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो भी हम सेल लिख रहे हैं उस सेल में सिर्फ वही कंटेंट होना चाहिए जो हम सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे मैं इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ मैच एंटायर सेल कंटेंट्स पे और फिर फाइंड ऑल करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे रिजल्ट हैं। फाइंड ऑल पे क्लिक करूँगा, अब आप देखेंगे मेरे पास केवल 4 रिजल्ट आए हैं जहाँ पे केवल 7 लिखा है। इसे चेक करते हैं, देखिए F14 जो अभी करंट सेलेक्टेड सेल है उसमें 7 लिखा है। ठीक है, मैं J15 में जाता हूँ, यहाँ भी 7 है, K15 में भी 7 है। ठीक है, F49 में भी यहाँ पर आप देखेंगे 7 ही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें एग्जैक्ट वही कंटेंट जो हमें ढूंढना है वो पूरे सेल में लिखा होना चाहिए, उतना ही लिखा होना चाहिए, तब हम इसको मैच एंटायर सेल कंटेंट का यूज करके ढूंढ सकते हैं। वापस से कंट्रोल F प्रेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक खेल और है। ठीक है, इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, 2 तरह से एक वर्ड को लिखेंगे। ठीक है, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ दिल्ली और यहाँ पे लिख देता हूँ दिल्ली। ठीक है, ये दोनों दिल्ली लिखा हुआ है। अब हम कंट्रोल F दबाएंगे और फाइंड करेंगे दिल्ली। अब जब भी मैं दिल्ली लिखकर फाइंड ऑल करूँगा तो आप देखेंगे मुझे दोनों ही रिजल्ट मिल गए, चाहे वो दिल्ली स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा हो या कैपिटल लेटर से, दोनों ही मुझे यहाँ पे मिल गए। बट कभी कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि हमें केवल जो फर्स्ट किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है और हमें सिर्फ वो सिलेक्ट करना है जो फर्स्ट वर्ड है और उसे रिप्लेस करना है। तब हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम चाहते हैं कि जिस वर्ड में जो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, यानी जो जिस केस में हमने लिखा है उस केस में ही फाइंड हो। ऐसी सिचुएशन में हम मैच केस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप देखेंगे मैंने मैच केस सिलेक्शन को सिलेक्ट किया और फाइंड ऑल पे प्रेस किया तो आप देखेंगे अब हमारे पास सिलेक्शन में केवल दिल्ली है जिसमें कैपिटल लेटर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें दिल्ली में से D स्मॉल कर देता हूँ और फाइंड ऑल पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे अब जो सिलेक्शन हो गया वो केवल स्मॉल लेटर वाला ही हो गया। तो आपने इन दोनों ही चेकबॉक्स का ऑप्शन समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन सीखते हैं जो है फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट वाला ऐसा ऑप्शन है जिसे बहुत लोग एक्सेल तो यूज़ कर रहे हैं बट इस फॉर्मेट वाले पार्ट को भूल जाते हैं।
ठीक है, चलिए इसे मैं आपको यूज करके बताता हूँ। मान लीजिए मैंने कुछ सेल को हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। मान लीजिए मैंने सेंट्रल के इस सेल पे येलो कलर कर दिया है, और मैंने इस सेंट्रल को भी येलो कलर कर दिया है, और इस सेंट्रल को भी येलो कलर कर दिया है, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कहाँ कहाँ पे जो मेरा सेंट्रल है वो येलो कलर से हाईलाइट है, केवल वो मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल F प्रेस करेंगे, और अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन ले आएंगे। तो आप करंटली अभी देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे लिखा है नो फॉर्मेट सेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जब भी हम फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर फिल का ऑप्शन आ रहा है। हम फिल में जाएंगे और येलो कलर सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो आप प्रीव्यू में देखेंगे, प्रीव्यू अब क्या हो गया, येलो कलर से सिलेक्ट हो गया। और मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, सर्च कंटेंट में सेंट्रल सर्च करूँगा, मैच केस हटा दूंगा क्योंकि उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, और फाइंड ऑल करूँगा। अब आप देखेंगे मैंने सेंट्रल लिखा तो है, पर जितनी जगह पे सेंट्रल येलो में है केवल वही यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। आप देखेंगे 3 जगह मैंने कलर किया था और तीनों ही सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसमें कोई और फॉर्मेट कर देता हूँ, जैसे मैं इस फॉर्मेट पे दोबारा क्लिक करके इसको रेड कर देता हूँ, ओके करता हूँ, और जब मैं फाइंड ऑल करूँगा तो आप देखेंगे कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। या मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ और फाइंड ऑल पे क्लिक करता हूँ। इस सिनेरियो में क्या होगा, हमें सारे ही सेंट्रल के रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर हाईलाइटेड सेल हमें ढूंढना है, या कई सेल हमारे हाईलाइटेड है, उनको ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, यानी जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक ड्रॉपर का मेन्यू आ गया है। इस ड्रॉपर का मतलब यह है कि जिस सेल में अगर पहले से कोई फॉर्मेट हो रखा है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेट यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, आपको मैनुअल जाके फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आप जब फाइंड ऑल करेंगे तब भी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, कई बार क्या होता है कि हमने जो फॉर्मेट है हमें सिर्फ कलर का फॉर्मेट दिखेगा, हो सकता है हमने फॉन्ट ना चेंज किया और हमें मिले ना। तो ऐसे केस में ज़्यादातर फॉर्मेट को ड्रॉपर वाले ऑप्शन से ही सिलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक आपने सीख लिया किस तरह से हम किसी चीज़ को फाइंड करते हैं। अब फाइंड का सबसे बड़ा यूज़ होता है कि हमें फाइंड के साथ साथ उसे रिप्लेस भी करना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए अभी इसी केस को ले लेते हैं कि जितनी जगह पे सेंट्रल येलो लिखा है, ये सेंट्रल नहीं, ये ईस्ट होना चाहिए था, और मुझे सिर्फ इन्हीं को चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, रिप्लेस वाले ऑप्शन पे अब मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे बाकी एंटायर फॉर्मेट रिमेन सेम, बट जो फाइंड वर्ड के साथ रिप्लेस विथ का एक नया ऑप्शन भी हमें ऐड हो गया है, ठीक है। साथ ही आप देखेंगे रिप्लेस के साथ भी एक फॉर्मेट का ऑप्शन है। आइए इसे समझते हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे येलो हाईलाइटेड सेंट्रल थे उनको मैं ईस्ट में चेंज कर दूं, लेकिन ईस्ट में चेंज करने के साथ साथ उस सेल का जो कलर है वो मुझे क्या करना है, ग्रीन कर देना है, ठीक है, और इसका कलर ग्रीन हो जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं फाइंड ऑल करता हूँ। मैंने फाइंड किया, मुझे 3 रिजल्ट जैसे मैंने करे थे क्लिक हो गए। जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूंगा, ठीक है, आप देखेंगे केवल वो 3 जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो सेंट्रल की जगह अब ईस्ट में कन्वर्ट हो गए और उनका कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है। वापस से मैं कंट्रोल F दबाता हूँ, ठीक है, और रिप्लेस वाले ऑप्शन में जाता हूँ, ठीक है, और इन फॉर्मेट को हम क्लियर कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट ट्राई कर सकें। अब अगर हमें कुछ और चेंज करना है, जैसे मान लीजिए 75 को मुझे चेंज करना है 76 से, ठीक। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम 75 लिखेंगे तो अगर हम रिप्लेस पे जाएंगे या फाइंड करेंगे तो मुझे 775 भी मिलेगा, 757 भी मिल सकता है, ठीक है। यानी ऐसा कोई भी नंबर या कोई भी हमें टेक्स्ट स्ट्रिंग या सेल मिल सकता है जिसमें 75 एग्जिस्ट करता है। तो बहुत बार लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि जब वो 0 को रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं एक आपको दूसरा ऑप्शन ट्राई करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो मैंने यहाँ डेटा लिखा है, इस डेटा में कई बार क्या होता है, कहीं पे कोई 0 आ रहा है कई जगहों पर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ 0 है। अब उन्हें 0 को रिप्लेस करना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे सिलेक्ट करके रिप्लेस में जाते हैं। रिप्लेस का जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल H है, और यहाँ पे क्या करेंगे, 0 टाइप करेंगे और 0 को रिप्लेस कर देंगे नल से, मतलब कुछ भी नहीं। जैसे वो रिप्लेस करते हैं, अनजाने में उनसे एक और गलती हो जाती है,
वो एक गलती क्या होती है कि देखो रिप्लेसमेंट में हमने 0 तो लगाए थे सिर्फ 3, बट रिप्लेसमेंट हुए 5, तो ये बाकी 2 रिप्लेसमेंट कहाँ हो गए। तो अगर आप गौर करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 तो हट गया, यहाँ से 0 हट गया, यहाँ से हट गया, पर जो हमारा 10 नंबर सीरियल नंबर 10 था उसमें से भी 0 हट गया और सीरियल नंबर 20 से भी 0 गायब हो गया। इस चीज को यानी इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें करना क्या चाहिए कि जब भी हम रिप्लेस करते हैं कोई भी ऐसा कैरेक्टर, ठीक है, जिसके चांसेस है कि वो किसी और सेल में भी हो सकता है या उस मिडिल में या सेंटर में या एंड में हो सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मैच इंटायर सेल कंटेंट पे क्लिक करना चाहिए, देन हमें उसे रिप्लेस करना चाहिए। तो आप देखिए अब मैं अगर रिप्लेस करूंगा तो आप देखेंगे ऑल डन वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, इस बार केवल 3 ही रिप्लेसमेंट हुई है। ठीक है, तो इस बात का बहुत सावधानी से आप इस्तेमाल कीजिएगा फाइंड एंड रिप्लेस का। अगर कभी भी आप रिप्लेस करें तो ध्यान रखें कि मैच इंटायर सेल कंटेंट पे क्लिक रहे, तो उससे आपका रिप्लेस होने के चांसेस, गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो आपने जैसा फाइंड किया, आप फाइंड में करेक्ट किसी भी चीज़ को आप जो फाइंड करते हैं उसे किसी भी नए टेक्स्ट से या किसी नंबर से या डिजिट से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये रिप्लेस का यूज़ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये फाइंड एंड रिप्लेस समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है गो टू। ठीक है, अब गो टू की जो शॉर्ट कमांड है वो है Ctrl+G। अब जैसे आप गो टू का नाम समझ रहे होंगे कि ये कि कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की बात कर रहा है। आप देखेंगे जब मैंने इस डायलॉग बॉक्स को ओपन किया, इस विंडो को ओपन किया, तो यहाँ पे गो टू में कुछ पहले से कुछ ऑप्शंस, साथ ही कुछ नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे डेटा, रो डिफरेंस, सेल्स रिपोर्ट, डेटा और सेल्स रिपोर्ट। जितने भी नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे ये वो होंगे जो हमने याद है शुरू में सेल रेफरेंस या फिर नेम रेंजेस बनाए थे। ठीक है, अब नेम रेंजेस क्या होते थे, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो हम इस रेंज का एक नाम लिख सकते हैं और इस नाम को हम इस नेम बॉक्स में आके टाइप कर सकते हैं। ऐसे सिनेरियो में एक्सेल उन सेलेक्टेड रेंज को उस पर्टिकुलर नेम से उन्हें पहचानता है। ठीक है, तो अगर हम गो टू में जाएंगे और अगर मैं डेटा को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो आप देखेंगे अभी जो सिलेक्शन है हमारा वो P नंबर कॉलम पे है, पर जैसे ही मैं उसे ओके करूँगा तो आप देखेंगे जो डेटा हमने रेंज सेलेक्ट करी थी और डेटा की रेंज जो सेट करी थी ऑटोमेटिक हमारी पूरी डेटा में सेलेक्ट हो गई है। मैं वापस से प्रेस करता हूँ Ctrl+G। ठीक है, इस बार मैं क्या करूँगा, गो टू रो डिफरेंस पे क्लिक करके ओके करूँगा, तो आप देखेंगे रो डिफरेंस वाला डेटा सेलेक्ट हो गया। इसके बजाय आप अगर Ctrl+G करके कोई भी स्पेसिफिक रेंज टाइप करेंगे, जैसे मेरे केस में मैं A1 टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ या फिर ओके प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे जो करंट वर्किंग शीट है उसका A1 सेल सेलेक्ट हो गया है। साथ ही आप इसका यूज किसी रेंज को सिलेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि H10 से लेकर I20 तक रेंज सेलेक्ट हो जाए, तो मैंने रेफरेंस में ऐसे डाला और ओके कर दिया या फिर एंटर प्रेस किया, तो आप देखेंगे H10 से लेकर I20 तक रेंज सेलेक्ट हो गया है। Ctrl+G फिर से प्रेस करते हैं। तो ये तो ऑप्शन था कि जो हमने लास्ट जो भी सिलेक्शन किए हैं वो यहाँ हमें दिखेंगे, प्लस जो भी हमने नेम रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखे हैं, बना रखे हैं, वो दिखेंगे। इसके अलावा हम क्या मैनुअल भी टाइप करके अलग अलग रेंज ऑफ सेल पे या किसी नेम रेंज में जा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ स्पेशल का ऑप्शन है। ठीक है, साथ ही आप देखेंगे गो टू के साथ गो टू स्पेशल और फिर नीचे कुछ ऑप्शन हमें और दिए हैं, जैसे गो टू स्पेशल में फॉर्मूलाज, कमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कंस्ट्रेंट्स एंड डेटा वैलिडेशन, बहुत सारी चीजें। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Ctrl+G प्रेस करेंगे। Ctrl+G प्रेस करते हमें विंडो ओपन हो जाएगा और हम स्पेशल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप स्पेशल पे क्लिक करेंगे एक और डायलॉग बॉक्स आपको देखने को मिलेगा और आप अगर ध्यान देंगे तो इस डायलॉग बॉक्स में एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। आप देखेंगे हर एक जो वर्ड लिखा हुआ है उसके किसी न किसी कैरेक्टर के नीचे अंडरलाइन है। ठीक है, आप देखेंगे हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैरेक्टर अंडरलाइन है। एक्चुअली में ये एक्सेल का एक तरीका है
जिससे क्या कहते हैं आप बिना माउस का यूज करे भी पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे। मान लीजिए मुझे रो डिफरेंस सेल को ऑप्शन को चेक करना है, इसको सिलेक्ट करना है। अभी मेरा सिलेक्शन जो है कमेंट है, तो मुझे बस इतना ध्यान देना है कि जो भी ये ऑप्शन है इसमें कौन सा कैरेक्टर अंडरलाइन है। तो जैसे अभी के केस में इसमें रो डिफरेंस में जो कैरेक्टर हाईलाइट है या अंडरलाइन है वो है W। तो मुझे क्या करना है, ऑल्ट के साथ W प्रेस करना है। जैसे मैंने W प्रेस किया आप देखेंगे रो डिफरेंस हाईलाइट हो गया। या मान लीजिए मुझे एक ऑप्शन नीचे जाना है तो मैं एरो की का भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। साथ ही में क्विकली अगर मुझे ब्लैंक पे जाना है तो मैं ऑल्ट के साथ K प्रेस करूंगा और ब्लैंक भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इनके इस सारे ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए आपके सेल में कहीं कमेंट लिखा है और जिसने आपको ये शीट भेजी है उसने बताना भूल गया कि किस जगह पे वो कमेंट लिखा है और आपको ढूंढना है, या उस पर्टिकुलर कमेंट पे जाना है, उसको एडिट करना है या वहाँ कुछ चेंजेस करना है। इसके लिए एक्सेल में जो टूल है वो है गो टू स्पेशल के अंदर कमेंट्स में हमने क्लिक किया और ओके किया तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक जिस भी सेल में कमेंट था वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सेल को सबसे लास्ट में ले जाता हूँ, ठीक है, और यहां से इस कमेंट को डिलीट कर देता हूं, ठीक है। मैं कंट्रोल G करूंगा, स्पेशल में जाऊंगा और कमेंट पे क्लिक करके ओके करूंगा। आप देखेंगे वो सबसे लास्ट सेल था, तभी भी वो वहां पे एक्सेल उसे जाकर ढूंढ के लिया है। एक बार डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल G प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए S के नीचे अंडरलाइन है तो हम ऑल्ट S प्रेस करेंगे, हमारा विंडो ओपन हो गया, ठीक है। अब यह है कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कांस्टेंट में जैसे आप देखेंगे हमने क्लिक किया तो या तो हम सिर्फ नंबर्स, सिर्फ टैक्स, ठीक है, लॉजिक, एरर, ठीक है, इन पे हम क्लिक कर सकते हैं। कांस्टेंट को आप एक तरह से वैल्यू समझ सकते हैं जो हम पिछले अभी कंट्रोल F में यूज कर रहे थे, या फॉर्मूला। इन दोनों ही ऑप्शन में हम इनमें से कोई भी चेक बॉक्स पे क्लिक करके ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे सारे नंबर्स जानने हैं, मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे जितने भी सेल में नंबर्स हैं वो हाईलाइट हो गए। ये एक तरीका ये भी है कि मान लीजिए आपको विजिबली कोई सेल में नंबर्स लिखा हुआ दिख रहा है बट आपको पता करना है कि वो नंबर है या नहीं, तो आप कंट्रोल G में स्पेशल पे जाकर, ठीक है, और कांस्टेंट में जाके नंबर आप पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं कि पर्टिकुलर सेल में जो चीज़ हमें नंबर जैसी दिख रही है वो नंबर है या नहीं। अब देखिए मैं इसमें से क्या करता हूँ, बाकी सारे ऑप्शन हटा के सिर्फ टेक्स्ट पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे अभी एरर आ गया। एरर आने का रीज़न ये है कि अभी जो एरिया सिलेक्टेड है उसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं पर भी क्लिक करना पड़ेगा, कंट्रोल G करना है, स्पेशल करना है, कॉन्स्टेंट्स में जाकर टेक्स्ट पे सिलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे जितनी भी जगह पर हमने टेक्स्ट कैरेक्टर लिखा है वो सिलेक्ट हो गया। आप गौर करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है बट ये सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर पेंसिल वर्ड लिखा है बट ये सिलेक्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगा रखा है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम क्विकली पता कर सकते हैं कि कितनी जगहों पे हमारे सेल है, कितनी जगहों पे टेक्स्ट है, कितनी जगह पर फॉर्मूला है, ठीक है। मैं वापस से क्या करता हूँ, कहीं भी किसी एक सेल पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल G करता हूँ, स्पेशल में जाता हूँ, कांस्टेंट में जाकर इस बार लॉजिकल पे सिलेक्ट करते हैं। देखिए अगर कोई ऑप्शन होगा तो आएगा, देखिए कोई लॉजिकल वैल्यू इसमें है नहीं, ट्रू फॉल्स। अगर वो होती तो, ना ही कोई एरर है कि हमें शो करे। एक काम करता हूँ, मैं एक एरर लिख देता हूँ, 0 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 0 कर देते हैं, 1 डिवाइड बाई 0, ठीक है। आप देखेंगे एक एरर आ गया है और मैं यहाँ पे करता हूँ, कंट्रोल G करता हूँ, स्पेशल में जाता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में सेलेक्ट करके, ठीक है, और एरर पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो आप देखेंगे एरर हमें ऑलरेडी हाईलाइट हो गया, ठीक है। फिर कंट्रोल G करते हैं, स्पेशल में कंट्रोल H करते हैं, कंट्रोल G करते हैं, स्पेशल में जाते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे इसके नीचे कुछ ऑप्शन है, ब्लैंक, करंट रीजन, करंट अरे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइए इन्हें समझते हैं। मान लीजिए मैंने इस डेटा का जो रेंज है उसमें हमने सेलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल G करके स्पेशल में जाते हैं और हम करंट रीजन सेलेक्ट करते हैं। मैं भी ब्लैंक सेलेक्ट नहीं करूंगा, इसे आगे बताऊंगा। जैसे आप करंट रीजन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारा डेटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। मैं इसे यहाँ भी करके दिखाता हूँ, कंट्रोल G, स्पेशल,
और करंट रीजन ओके। तो आप देखेंगे जो भी हमारा डेटा होता है, जो भी हमने कंटेंट लिखा है, उस पूरे एरिया को करंट रीजन करके डिनोट किया जाता है। करंट रीजन को सिलेक्ट करने का जो शॉर्ट की होता है वो कंट्रोल शिफ्ट और 8 नंबर जो न्यूमेरिक की होता है कीबोर्ड में, जिसपे ऊपर एस्ट्रिक मार्क होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट अप्लाई भी हो जाता है। ठीक है, वापस से हम जाते हैं स्पेशल में और करंट एरे पे क्लिक करते हैं। जब आप करंट एरे पे क्लिक करेंगे, अभी देखेंगे यहाँ पे कोई भी एरे नहीं है, तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब एरे आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इसे मैं आगे बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको अभी स्किप करते हैं। अब ब्लैंक को मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब ब्लैंक समझाने के क्या करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक एक डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि बीच वाला एरिया ब्लैंक है, बट मुझे सिर्फ उस ब्लैंक को सिलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ, स्पेशल में आता हूँ, ब्लैंक ओके। तो आप देखेंगे जितना भी हमारा सिलेक्शन था उसमें से केवल ब्लैंक ही सिलेक्ट हो गया। आप सोचेंगे इसका क्या ही यूज़ है, ब्लैंक सेलेक्ट, ये तो हम नॉर्मल भी कर सकते थे। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो डेटा आपके पास आता है वो उसमें बीच बीच में कई सेल ऐसे होते हैं ब्लैंक होते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए आपको एक नई शीट पे ले जाता हूँ और कुछ डेटा टाइप कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं नंबर्स लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ भी रैंडम नंबर। अब आपसे कहा जाए कि जितने भी ब्लैंक सेल है वो सारे डिलीट कर दो और इन नंबर्स को एक के नीचे एक ला दो, तो आप क्या करोगे, मैनुअल डिलीट करोगे, उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। यहाँ तो सिर्फ 4 ही नंबर है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे, हो सके तो कॉलम या डेटा सेलेक्ट कर सकते हो, डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी में जाएंगे, स्पेशल में जाएंगे और ब्लैंक पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है, और याद होगा आपको मैंने डिलीट करना सिखाया था, डिलीट में जाएंगे, डिलीट सेल्स में और शिफ्ट सेल अप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके करेंगे। आप देखेंगे हमारा काम एक ही सेकंड में हो गया, हमारे सारे ब्लैंक सेल डिलीट हो गए। तो गो टू स्पेशल में जाकर हम ब्लैंक सेल को इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से जाते हैं कंट्रोल जी स्पेशल में। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। अब एक्सेल में जो भी हम सेल में टाइप करते हैं, ठीक है, वो हमारा नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है। इसके अलावा जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि कोई डिज़ाइन है, कोई इमेज है, ठीक है, कोई भी आउटसोर्स थिंग है, जैसे हमने पीडीएफ को एक्सपोर्ट कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है मान लीजिए एक्सेल में, या हमने वर्ड को इंपोर्ट कर लिया है। आप सोचेंगे ये सब मैं क्या बता रहा हूँ, फ्यूचर में आपको ये सब चीज़ें मैं इंपोर्ट करना सिखाऊंगा। अभी मैंने फिलहाल की आपको एग्जांपल के लिए यहाँ कुछ क्लिप आर्ट यूज़ कर रखे हैं, ठीक है, या कुछ शेप मैंने यूज़ कर रखे हैं जिनको मैं आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ। अब मैं कंट्रोल जी करता हूँ, स्पेशल में जाता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस शीट में सारे सेलेक्ट हो जाएं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पे ओके किया। आप देखेंगे जितने भी ऑब्जेक्ट थे शीट में केवल वही सिलेक्ट हुए और कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ। अब क्या कर सकते हैं, इनको सेलेक्ट करके कहीं भी इनको मूव कर सकते हैं, कंट्रोल जी स्पेशल। अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, ठीक है, इनको समझते हैं। ठीक है, रो डिफरेंस के लिए मैंने एक यहाँ डेटा बनाया है। आप देखेंगे इस डेटा में सारी वैल्यू लगभग सेम है, बट क्या होगा कि ऐसी मान लीजिए 1000-2000 वैल्यू है और आपको बस ये जानना है इन दोनों में कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। हो सकता है आपका टोटल मैच ना कर रहा हो, तो आपको टैली करना है, आपको पता करना है गलती कहाँ हुई। तो एक्सेल में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इन दोनों ही रो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अब रो डिफरेंस का मतलब है कि जब भी एक्सेल इसको सिलेक्ट करके चेक करेगा तो लेफ्ट से राइट में चेक करेगा, और जहाँ भी लेफ्ट से राइट में मैच नहीं आएगा वो हमें हाईलाइट करके दे देगा। चलिए इसे ट्राई करते हैं, स्पेशल में जाते हैं और रो डिफरेंस पे क्लिक करके ओके करते हैं। आप देखेंगे जैसे मैंने क्लिक किया और जहां जहां पर लेफ्ट से राइट में जो वैल्यू मैच नहीं हो रही थी वो हाईलाइट हो गई। मैं इसे कलर कर देता हूं, अभी ये सिलेक्टेड है तो हम सिलेक्ट करके कलर कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ कलर भी अप्लाई हो गया, 11 से 12 था, 12 से 11 था, और हमें इजीली पता चल गया। ये नेकेड आई से देखने में नहीं हमें पता चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा कॉलम डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ तो फिर भी आपको डिफरेंस दिख रहा था। अगर आप इस वाले डेटा को देखेंगे तो हो सकता है आप एक गलती तो इसमें निकाल लें, लेकिन दूसरी गलती आप अपनी आंखों से देखकर नहीं निकाल सकते। यानी अगर आप मैं पूछूंगा पेन में ऐसी कौन सा जगह है जहाँ पे पेन नहीं लिखा, कुछ और लिखा है, तो आप कहेंगे नहीं, सब जगह पेन लिखा है। आइए हम इसका रो डिफरेंस कॉलम डिफरेंस से पता करते हैं। तो हम जाते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट स्पेशल में, और इस बार हम रो की जगह कॉलम डिफरेंस पे क्लिक करेंगे। तो जैसा मैंने अभी बताया था आपको,
रो डिफरेंस लेफ्ट टू राइट काम करता है, ठीक उसी तरह कॉलम डिफरेंस अप टू डाउन यानी टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करता है। तो यानी कि क्या करेगा, ये डेटा 1 वाले कॉलम में जाएगा और ऊपर से नीचे चेक करेगा कि सारी वैल्यू में पेंसिल के अलावा कहीं कुछ और लिखा है कि नहीं। अगर कहीं कुछ और लिखा है तो वो उसे हमें सेलेक्ट करके दे देगा। ठीक है, अब जैसे मैं कॉलम डिफरेंस पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, आप देखेंगे कुछ जगह पे इसने हाईलाइट कर दिया है, सेलेक्ट कर दिया। मैंने कलर कर देता हूँ। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि पेंसिल जो इसने सेलेक्ट किया ये तो बिल्कुल सही सेलेक्ट किया, ये गलत है। लेकिन ये वाले पेंसिल और ये वाले पेन में ऐसा क्या डिफरेंस है जो इसको मिला है, तो इसे चेक करने के लिए देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पेंसिल लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 5 कैरेक्टर हैं, ठीक। बट जब इस वाले पेंसिल पे आते हैं हम तो आप देखते हैं कुछ कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी एक्स्ट्रा स्पेसेस इसमें एडेड है। ठीक उसी तरह जब आप पेन में जाएंगे तो पेन में भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं। तो अगर आपको नहीं विजिबली डिफरेंस दिख रहा तो आप रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं गो टू स्पेशल में और सिलेक्ट करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स। अब ये तो जो ऑप्शन है वैसे तो अभी इतना मैटर नहीं करते क्योंकि अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं सीखा, बट जस्ट फॉर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं बता देता हूँ। प्रेसिडेंट मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई फॉर्मूला लगाया है तो वो किस सेल से लगाया है, यानी वो किस सेल पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसका प्रेसिडेंट होता है। जैसे अभी देखिए मैं समझाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर डेटा 1 में अगर देखेंगे तो यहाँ मैंने 2 वैल्यू लिखी हैं और आप नोटिस करेंगे, आप यहाँ भी देखेंगे यहाँ पेंसिल लिखा है, यहाँ वर्ड लिखा है, ठीक है। इन दोनों सेल में वैल्यू है, लेकिन बाकी जितनी भी सेल हैं ये वाली देखिए यहाँ पे P9, ठीक है, P10, मैंने इस सेल से, इस सेल में जो भी वैल्यू है वो इस सेल से रेफरेंस किया है। साथ ही मैंने लेवल 1 में जो वैल्यू करी है वो R9 यानी ये वाली जो वैल्यू है इसको मैंने रेफरेंस किया है। लेवल 2 में R13 को सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये लेवल 2 किया है। अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहीं भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक, और सॉरी इस पे सिलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ यहाँ से स्पेशल में और प्रेसिडेंट पे क्लिक करके डायरेक्ट ओनली पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और स्पेशल में जाके प्रेसिडेंट पे क्लिक करके ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे जब मैंने लेवल 2 पे सिलेक्ट किया तो उसने अपने आप लेवल 1 को सिलेक्ट कर लिया। मैं दोबारा से जाता हूँ, आप देखेंगे इस बार जब मैं प्रेसिडेंट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इस बार इसने पेंसिल को सिलेक्ट कर लिया, इसमें R9 को सिलेक्ट कर लिया। यानी हर बार जो इससे जिस सेल से हमने रेफरेंस लिया है वो उसको सिलेक्ट करते हुए जाता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं जैसे हमें कभी कभार हमने बहुत ज़्यादा सेल पे फॉर्मूला लगाया है और वो जो फॉर्मूला लगाया है वो कई सेल से रेफरेंस्ड है, तब हमें जब पता करना होता है किस किस सेल से उसमें रेफरेंस लगा के फॉर्मूला लगाया है तब हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जो मैंने पेंसिल और वर्ड से रेफरेंस करके जितने भी फॉर्मूला लगाए हैं, ठीक है, वो मुझे पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, स्पेशल में जाऊँगा और डिपेंडेंट्स पे क्लिक करके डायरेक्ट ओनली पे क्लिक करूँगा। इससे क्या होगा कि आप देखेंगे केवल वर्ड सेलेक्ट हुआ। अगर मैं पेंसिल पे क्लिक करता हूँ, गो टू स्पेशल पे जाता हूँ, डिपेंडेंस में डायरेक्ट ओनली करता हूँ तो पेंसिल यहाँ पे R9 सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं पेंसिल पे क्लिक करके फाइंड करता हूँ कि कितनी जगह पर ये पेंसिल में जो वैल्यू है वो रेफर हो रही है, तो मैं डिपेंडेंट पे जाके ऑल लेवल्स पे क्लिक करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे हमने यहाँ भी रेफरेंस किया है, यहाँ पे रेफरेंस हमने इस वाले सेल का किया है, बट एक्चुअल में जो वैल्यू आ रही है वो यही है। ठीक है, तो हम इसे जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे पेंसिल 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 जितनी जगह पर हमने सेल रेफरेंस लगाया था वो सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। ठीक इस तरह अगर मैं वर्ड पे क्लिक करके स्पेशल में जाके डिपेंडेंस में ऑल लेवल करके ओके करता हूँ तो सेम वहाँ पर भी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, आगे जब हम हमारे फॉर्मूला में एरर्स आएंगे और उसको डीबग करने के लिए जब हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा तो ये ऑप्शन हमारे बहुत काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा आता है गो टू स्पेशल में वो है लास्ट सेल। अब जैसे इसका नाम ही है कि जब भी हम इस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो जो भी लास्ट सेल होगा हमारे डेटा के हिसाब से वो आ गया। अब आपको लग रहा होगा लास्ट सेल ये होगा, पर क्योंकि हमारा डेटा जो है वो रो नंबर 51 तक है तो ये क्या करता है, जो भी हमारा डेटा है उसका लास्ट रो और लास्ट कॉलम को हमें सेलेक्ट करके दे देता है। अगर मान लीजिए मैं इस डेटा पे क्लिक करके यहाँ पे स्पेशल में जाके लास्ट सेल पे क्लिक करता हूँ,
ठीक है, तभी भी हमारे इस पर्टिकुलर शीट का जो लास्ट रो है, लास्ट सेल है, वो हमारा R51 ही रहेगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इस बार ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ और डेटा सेलेक्ट करके स्पेशल में जाके लास्ट सेल पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, तभी भी हमारे डेटा के लिए भी वो हमेशा फिक्स रहेगा। स्पेशल में जाते हैं, विजिबल सेल ओनली पे क्लिक करना। देखिए, अब विजिबल सेल ओनली पे मैं क्लिक करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सेल सेलेक्ट है वो एज इट इज ही हमें मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कोई चेंज नहीं आया। अब इसका यूज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने फिल्टर लगाना सीखा था, एक बार हम फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, फिल्टर लगाने में आइटम में जाकर सिर्फ पेंसिल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जब एक्सेल में बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है, और हमें मान लीजिए ये इतना डेटा कॉपी करना है। जैसे ही हम कॉपी करेंगे, अभी आप देखेंगे कि जहां जहां पर डेटा ब्रेक हुआ है वहां पर एक्सेल ने ऑटोमेटिक समझ लिया कि कहाँ पे डेटा ब्रेक हुआ है। आप देख रहे हैं बीच में ये लाइंस आ रही हैं, ठीक है, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये लाइंस जो हैं, ये एक्सेल ने ऑटोमेटिक पता कर लिया कि इस पर्टिकुलर सेल पर हमारी जो एरिया है वो ब्रेक हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सेल ने अपने आप उतना ही एरिया कॉपी कर लिया जो हमें इस वक्त फिल्टर में सिलेक्टेड है। पुराने वर्जन्स में ये प्रॉब्लम थी कि जब हम फिल्टर में कॉपी करते थे तो वो फिल्टर का डेटा को इग्नोर करके पूरा ही डेटा कॉपी करता था। उसको एलिमिनेट करने के लिए एक्सेल में ये ऑप्शन आया कि जब भी हम फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाते हैं और सिलेक्ट करते हैं तो बजाय कि हमारा जो बैकग्राउंड में डेटा है वो भी सिलेक्ट ना हो जाए, इसलिए जब हम सिलेक्ट में जाके स्पेशल में जाके विजिबल सेल ओनली करेंगे तो आप देखेंगे अब सिलेक्शन में वो पर्टिकुलर जगह पे लाइन से यहाँ पर ब्रेक भी हो गई है। यानी अभी जो करंट स्क्रीन पर जो भी हमें सेल विजिबल हैं सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे, जो भी सेल हमारे हाइड हैं या फिल्टर हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगे। और अब जब हम कॉपी करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वो लाइंस यहाँ पर जनरेट हो जाती हैं। तो विजिबल सेल ओनली हमें काम आता है जब हम डेटा में कोई सेल या रो को हाइड कर देते हैं। उसके बाद जब हम कॉपी करते हैं फिर भी अगर वो जो हिडन सेल्स और रोज हमें कॉपी हो जा रहे हैं तब हम उसको एलिमिनेट करने के लिए विजिबल सेल ओनली करेंगे। फिर कॉपी करेंगे तो सिर्फ केवल जो फिल्टर एरिया है वही हमारा सेलेक्ट होगा और कॉपी होगा। ठीक है, मैं इसे चाहूँ तो यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ, तो सिर्फ उतना ही डेटा यहाँ पेस्ट हुआ। आप पेस्ट करके वक्त आप ध्यान देंगे तो आप सोचेंगे यहाँ डेटा तो पेस्ट कॉपी हुआ था इस वाले सेल तक 50 नंबर पर, यहाँ कम पेस्ट हुआ है। तो फिल्टर के साथ ये प्रॉब्लम है कि जो फिल्टर लगा के आप डेटा पेस्ट करेंगे तो वो विजिबल सेल में पेस्ट नहीं होगा, वो जिस ऑर्डर में हम डेटा रोज है उसी ऑर्डर में डेटा पेस्ट होगा। जैसे देखिए हमने अभी पेस्ट किया तो डेटा हमारा जो पेस्ट हुआ है वो जितना हमने रो कॉपी किया है उतनी रो ऑर्डर में वो पेस्ट हो गया है। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा डेटा सिर्फ यहाँ वेस्ट तक पेस्ट हुआ है, ठीक है, बट अगर जैसे ही मैं फिल्टर हटाऊंगा आपको पूरा डेटा देखने को मिलेगा। देखिए मैं यहाँ से फिल्टर रिमूव करता हूँ, आप देखिए पूरा डेटा हमें जितना कॉपी था उतना बट कंटिन्यूएशन में पेस्ट हुआ है। आप देखेंगे ये देखिए ये जो सिलेक्शन दिख रहा है अभी, इस सिलेक्शन में आप देखेंगे हमने पेंसिल पे फिल्टर किया था, बाइंडर सेल जो है हाइड हो गया था तो बाइंडर सेलेक्टेड नहीं है। फिर पेंसिल सेल सिलेक्टेड है और बीच में पेन बाइंडर डी सिलेक्टेड है। जब हमने पेस्ट किया तो डी सिलेक्टेड एरिया में भी हमारा डेटा पेस्ट हो गया। ठीक है, तो हम कभी भी फिल्टर लगाकर कॉपी करते हैं बट पेस्ट उस एरिया में दोबारा नहीं करते। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है स्पेशल के अंदर वो है कंडीशनल फॉर्मेट्स। ठीक है, आप देखेंगे मैंने इस डेटा में कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ सेल को रेड कर रखा है, यहाँ पे कुछ ग्रीन कर रखा है। ठीक, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ स्पेशल में जाता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे अब हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑल और सेम। अगर मैं ऑल करके ओके करूँगा तो आप देखेंगे दोनों कॉलम में जो डेटा था वो डेटा हमें सिलेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी भी एक कॉलम पे क्लिक करके, मान लीजिए मैं इस वाले यूनिट कॉस्ट पे क्लिक करके फिर स्पेशल में जाता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेट में मैं सेम पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ यही कॉलम सेलेक्ट हुआ, यानी वो सेल जिसमें सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है सिर्फ उतना सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन वाला, ठीक है, ये अभी हमने यूज़ करा नहीं है, ये हमारे डेटा टैब में आएगा तो हम इसे बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो जैसे जैसे हम डेटा टैब की तरफ बढ़ेंगे तो ये ऑप्शन मैं उस वक्त आपको अच्छे से समझा दूंगा। इसके बाद जो हमारा फाइंड एंड रिप्लेस में दो और ऑप्शन बचते हैं।
ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये सारे ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला, कमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट और डेटा वैलिडेशन। ये सारे ऑप्शन हमारे गो टू स्पेशल के ही ऑप्शन है, ये हमें बस क्विक एक्सेस में मिले हुए हैं। इसके बाद हमारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मैं बताने से पहले आपको दिखाता हूँ कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मुझे सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ता है, कंट्रोल प्रेस करके हर एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना पड़ता है। अब कई बार क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट छोटे बड़े होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे होते हैं, तो उन्हें सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए बैक में कर दे रहा हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके बैक में है। ठीक है, अब अगर मुझे इसे सिलेक्ट करना है तो ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल टास्क हो सकता है, ये छोटा ऑब्जेक्ट हो तो एक्सेल में एक ऑप्शन हमें मिलता है, जो ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं होगा। ठीक है, सारे ऑप्शन भी आपके ब्लैकआउट हो गए, अब कोई भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं होगा। बट आप ध्यान देंगे कि अब आप जब आप ड्रैग कर रहे हैं तो सेल की जगह आपका रेंज और सेल और रेंज सेलेक्ट नहीं हो रहा, बट एरिया सेलेक्ट हो रहा है। और जैसे मैं इस एरिया के थ्रू, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे मेरे सारे ऑब्जेक्ट एक गो में सेलेक्ट हो गए। मुझे बार बार किसी पे कंट्रोल क्लिक करने की, ठीक है, कंट्रोल क्लिक करके की जरूरत नहीं पड़ रही है। मैं एक बार में ही इनको ऐसे ड्रैग करके सारे ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इनको मूवमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, इसका यूज जब होता है जब हम एक्सेल में डैशबोर्ड्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करने के लिए सबको 1 बाय 1 सेलेक्ट करना पड़ता है। उस टाइम पे हम ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सारे ही ऑप्शंस को बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। अच्छा, इस ऑप्शन से बाहर आने के लिए आपको एक बार एस्केप प्रेस करना होगा। जैसे आप एस्केप प्रेस करेंगे आपका सारा सिलेक्शन वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है हमारा आखिरी जो ऑप्शन है इसमें सिलेक्शन पेन का। अब सिलेक्शन पेन क्या होता है, जैसे आप सिलेक्शन पेन ओपन करेंगे और आपकी शीट में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर स्टार 7.2, स्टार 7.6, स्टार 7.5 करके यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है, साथ में एक रिबन टाइल्ड अप 4 करके एक ऑप्शन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके थ्रू भी क्लिक कर करके हम अपने सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हम इनका ऑर्डर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप गौर करेंगे कि ये वाला जो स्टार है वो रिबन के पीछे है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों स्टार रिबन से ऊपर हैं, यानी जो ऊपर है वो फ्रंट में है और जो नीचे है वो बॉटम में है। तो जैसे ही मैं स्टार 7.5 को ड्रैग करके रिबन के ऊपर लाऊंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिक फ्रंट में आ गया। अब अगर मुझे सारे ही स्टार को पीछे करना है तो मैं रिबन को सिलेक्ट करके सीधे ऊपर कर दूंगा ड्रैग, और सारे ही स्टार जो है ऑटोमेटिक बैकवर्ड में चले जाएंगे। ठीक है, ये सेम चीजें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उस पर लेफ्ट क्लिक करके सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट वाले ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे करना और भी इजी हो जाता है जब हमारे पास इस तरह का मेन्यू आ जाता है। ठीक है, दोस्तों इसी के साथ हमारा जो होम टैब के रिबन में जितने भी हमें ऑप्शंस और जितने भी सेक्शन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। कुछ चीज़ें मैंने आपको स्किप किया है अभी, क्योंकि वो आगे चल के जैसे हम डेटा को सीखेंगे तब हमें काम आएगा, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम फॉर्मूलाज के बारे में सीखेंगे, साथ के साथ हम डेटा पे प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपका कोई सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।